जीवन में इस प्रकार के थपेड़े मुझे लगे तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार के थपेड़े और किसी को ना लगे। जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है वो हरियाणा में चली 2014 के बाद ही ज्यादा चली। 1966 के बाद आप देखिए किस प्रकार की राजनीति चलती थी। जाट, नॉन जाट, दूसरा, तीसरा, दलित वर्ग कहीं नहीं था। तो मनोहर लाल जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, शोषण हुआ है। अगर दलित समाज का शोषण अभी भी नहीं रुका तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं होगा। अनेक मुख्यमंत्री पार्टियों ने राज किया, लेकिन सब व्यक्ति उसी डरे पर चलते रहे। कोई व्यक्ति आता तो क्षेत्रवाद, जातिवाद एकदम हावी होता था। जो मुख्यमंत्री आता चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, ये प्रायोरिटी होती थी और सेकेंडरी होता था। आज जात धर्म की बात नहीं होती है, पार्टीबाजी की बात नहीं होती है। आज कोई कह नहीं सकता है बैकवर्ड क्लास का या शेड्यूल कास्ट का बच्चा मुख्यमंत्री बन सकता है। चरितार्थ करके दिखाया। बीजेपी जो है वो दलित समाज के बल पर पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। संविधान बचाओ रैली कर रही है। अरे भाई कौन सा संविधान बचाओ? अंबेडकर जी की जितनी प्रताड़ना हुई, अंबेडकर जी को जितना अपने पीड़ित और प्रताड़ित किया कांग्रेस ने, कोई भी नहीं कर सकता है। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1.25 लाख भर्तियां हुई है और भर्तियां किस प्रकार से, योग्यता के आधार पर, किसी का एक पैसा नहीं लगा। उस समय भर्तियां हुई थी 80,000, लेकिन पैसे का खेल चलता था। राजनीतिक फायदा नफा नुकसान ना देखा, उसको दरकिनार करके एक आम आदमी के, गरीब आदमी के हकूक की लड़ाई लड़ी। सर आपको ऐसा रामराज कहाँ आ सकता है? दलितों के लिए तो रामराज है। बहुत सारे काम मैं दलित वर्ग के गिनवा रहा हूँ, तो दलित वर्ग के लिए तो मैं कहता हूँ आज आधुनिक जीवन के अम्बेडकर हैं। माई हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक बार फिर से हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज के साथ, और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी के मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया जी। सर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज सर आपसे बातें होंगी पॉलिटिक्स को लेकर भी, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसको लेकर भी। लेकिन सर सबसे पहला सवाल कि सुदेश कटारिया जी की शुरुआत कहाँ से होती है, जन्म कहाँ होता है? सबसे पहले तो संजीव जी धन्यवाद करता हूँ मैं आपका और माई हिंदी टीवी के सभी तमाम दर्शकों का कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अपने चैनल में बुलाकर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। संजीव जी, मेरा जन्म जिला गुड़गांव के सिकंदरपुर गांव में हुआ। जिला गुड़गांव का सबसे छोटा गांव है और प्योर एससी कम्युनिटी का गांव है, और एक ऐसे परिवार में मैं जन्मा जिसमें 7 भाई बहन हैं। हम 4 बहन और 3 भाई हैं। 5वें नंबर पर पारिवारिक दृष्टि से मेरी गिनती होती है। और एक ऐसा सामान्य परिवार, ऐसा दलित परिवार, गरीब परिवार, जिसने बचपन में हमने भाई बहनों को खाने के लिए भी लड़ते देखा। बिल्कुल इतनी गरीबी हालात में थे। फादर मजदूरी करते थे, माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। ऐसे परिवार में मैं जन्मा, मेरा पालन पोषण हुआ। बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने पॉलिटेक्निक की इलेक्ट्रिकल से। पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने कंपनी में नौकरी करी, लेकिन गुजारा नहीं हुआ। नौकरी के साथ साथ मजदूरी भी करता रहा, पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता रहा। बहुत सारे काम धंधे हमने किए अपने लेवल पे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। चूंकि दलित परिवार से थे, बहुत बड़ा परिवार था, आय के साधन बिल्कुल भी नहीं थे। तो सर जैसे आपने कहा कि +2 के बाद पॉलिटेक्निक की, तो फिर वहाँ मुश्किलें नहीं आई कि आपकी पढ़ाई का खर्चा? बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसमें मेरे फादर साहब के साथ मेरी माँ का बड़ा भारी सहयोग रहा, क्योंकि 4 बहनें थी, वो तो पढ़ाई कर नहीं पाई। 5वें नंबर पर मैं था, क्योंकि 4 बहनों के बाद लड़का हुआ तो एक घर में उत्साह भी होता है, भाई लड़का हुआ है तो उसको पालन पोषण के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे उन्होंने कर्जा लिया हो, चाहे मजदूरी की हो, चाहे जिस भी प्रकार की समस्याएं उन्होंने झेली हो, लेकिन समस्याएं बहुत आई। पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं कंपनी में जॉब की, लेकिन कंपनी में गुजारा हुआ नहीं। बहुत सारे काम भी शुरू किए। कौन सा ट्रेड था आपका पॉलिटेक्निक में? इलेक्ट्रीशियन। अच्छा।
और फिर जॉब कहाँ की आपने? तो मैंने मारुति में अपना अप्रेंटिस की। मारुति के बाद कई कंपनियों में मैंने काम किया। उस समय पगार भी बहुत कम होती थी। ये उसके किस बाद सन की बात कर रहे हैं आप? मैं सन 1992 की बात कर अच्छा। 92-93 की। उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। एक मैंने होटल चलाया, होटल भी नहीं चला। उसके बाद हमने लोन लेके एक लोहा छीलने की मशीन लगाई, जी। तो उसमें भी ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। बड़ा संघर्षशील जीवन रहा है। और आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मैं जीता जागता उदाहरण हूँ किस प्रकार से आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाया। मेरे से बड़ा जीता जागता उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सर, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि हाँ, एक गरीब परिवार से निकले और फिर कैसे संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा। जॉब भी उतनी अच्छी नहीं रही, फिर जो आपने बिजनेस किया उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर राजनीति में कैसे? क्योंकि राजनीति के बारे में ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि हाँ, राजनीति जो है वो तो एक ऐसे व्यक्ति का काम है जो घर से संपन्न हो, क्योंकि राजनीति में आपको सब कुछ छोड़कर लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो अगर आपका खुद का ही ठौर ठिकाना नहीं होगा, यानी पैसे के लिहाज से अगर हम देखें, तो फिर राजनीति कैसे की जाए? जीवन में इस प्रकार के थपेड़े मुझे लगे तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार के थपेड़े और किसी को ना लगे। इस प्रकार का संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो दलित मूवमेंट में जुड़ा, क्योंकि सारा समाज शोषित पीड़ित दलित समाज इसी प्रकार का रहा। कहीं मेरा इंटरेस्ट सोशल मूवमेंट में पड़ा, सोशल मूवमेंट में आना जाना शुरू किया। तब मैंने होटल एक गुड़गांव में किया, तो होटल के माध्यम से वहाँ सोशल मूवमेंट शुरू हुई। जिस प्रकार से लोग आ भी जाते थे, तो होटल आदमी करेगा तो 5-7 लोग इकट्ठे होकर वहाँ खाना भी खाने आ जाते हैं, पानी पीने आ जाते हैं, बातचीत भी करने आ जाते हैं। तो मैं सोशल मूवमेंट से जुड़ा। सोशल मूवमेंट पर जुड़ने के बाद मुझे चीज़ों की समझ हुई कि किस प्रकार से दलित शोषित और पीड़ित रहा है पिछले बहुत सारे दशकों से। 1966 में हरियाणा बनने के बाद राजनीतिक तौर पर दलितों का शोषण हुआ। उस समय मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोशल मूवमेंट में आया। सोशल मूवमेंट के माध्यम से आप जैसे साथियों ने हौसला अफजाई किया, वो कभी कभी मुझे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर चैनल पर बिठा लेते थे। अच्छा जी। दलित चिंतक के तौर पर, क्योंकि नौजवान थे, नया खून था, नया जोश भी था और गुस्सा भी था कि समाज पीड़ित है, शोषित है, प्रताड़ित है। उस नाते मैं चैनल पे बैठने लगा और छोटे छोटे यूट्यूबर और छोटे चैनल मुझे चैनल पे बिठाने लगे। एक दिन मुझे चैनल पे दलित चिंतक के तौर पर बैठे देख, उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के होते सुभाष बराला जी। उन्होंने मुझे घर से बुला के सीधा बुलाया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा भाई कहाँ से हो, क्या है। मैंने उनको पूरी पीड़ा बताई कि मैं दलित समाज से हूँ, वंचित समाज से हूँ और बहुत ज़्यादा पीड़ा है दिल में भी दिमाग में भी, और कहीं ना कहीं इस समाज का की अनदेखी बहुत सारे 70 के दशकों से हो रही है। बराला जी ने कहा आप हमारे साथ जुड़िए। मैंने कहा मेरे पास साधन संपन्न तो हो नहीं, पैसा भी नहीं आने जाने के लिए, किराया मांग के आप तक आया हूँ। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा टेंशन मत लो, आप कभी कभी चैनल पे जाने का आपको मौका मिलेगा, पार्टी का पक्ष रखने का, एक बार पार्टी की रीति नीति समझो। उस समय मेरे को पैनलिस्ट के तौर पर वहाँ मौका मिला। तो एक तरह से बीजेपी में लाने का श्रेय जो है वो सुभाष बराला जी को जाता है। तो उस समय हमारे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होते थे। तो सुभाष बराला जी, ये शायद पहली टर्म की बात है, पहले टर्म की बात है। तो सुभाष बराला जी ने एक दिन हमारी मुलाकात हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी कराई, उनसे रूबरू हुए सुभाष बराला जी के माध्यम से। लेकिन जब उनसे मिले तो उस 1 घंटे की मीटिंग में इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मेरे को मिली, मैं भूल गया पिछली पीड़ा, सारे दुख दर्द, कि कहीं ना कहीं नई राह में मिलेगी। उस राजनीतिक संत से प्रभावित इतना मैं हुआ कि एकदम सब कुछ दांव पे लगा के मैं संपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में शामिल होकर उसको आगे बढ़ाने में लग गया। थोड़ा सा बताएंगे सर, जो पहली मुलाकात थी, कोई बात आपको याद हो, किस तरह की बातचीत जो है मनोहर लाल जी की आपसे हुई, या उन्होंने जैसे ही आप मिले तो उन्होंने क्या कहा?
पहली मुलाकात सुभाष बराला जी ने कराई, तो 1 to 1 मनोहर लाल जी। कहाँ हुई है ये मुख्यमंत्री निवास में जी? ये यहीं चंडीगढ़ चंडीगढ़ में। तो वहाँ पैनलिस्ट 10 और 12 लोग थे, तो एक एक व्यक्ति से माननीय मनोहर लाल जी मिल रहे थे। तो मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने बताया कि इस प्रकार से समाज शोषित और पीड़ित है, बहुत ज्यादा शोषण उनका हुआ है, कोई व्यक्ति सुध लेने वाला नहीं मिला। तो मनोहर लाल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, शोषण हुआ है, और अगर दलित समाज का शोषण अभी भी नहीं रुका तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे परिवर्तन राजनीति में, जिस प्रकार से राजनीतिक आज तक हरियाणा प्रदेश में चलती आ रही है। उन्होंने कहा 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों नेक मुख्यमंत्री आए चले गए, अनेकों नेक पार्टी आई और चली गई, लेकिन हम परिवर्तन करने आए हैं, हम सत्ता सुख भोगने नहीं आए। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पीड़ा को समझता हूं मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और मैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मांग के, किसी प्रकार की, ना मेरे दिल में इच्छा थी कि कुछ मैं पाने के लिए, लेकिन कुछ उम्मीद थी कुछ ना कुछ यहाँ होगा। जब प्रदेश का मुखिया एक साधारण से व्यक्ति को बुला के उसको टाइम दे रहा, वो बहुत बड़ी बात थी। और इत्मीनान से मेरी बातों को सुनना और ये कहना कि बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ी बात थी। कहाँ मुख्यमंत्री के पास समय होता है एक ऐसे व्यक्ति को, जो हरियाणा प्रदेश में सबसे छोटा गांव, पूरा दलित समाज का गांव हो, और दलित समाज में सबसे गरीब व्यक्ति, गांव में भी सबसे गरीब व्यक्ति, उसको 1 घंटा समय देके ये पूछना कि सब अच्छा होगा, तो आदमी समझ लो इस प्रकार से मेरी अनुभूति हुई जैसे मैं भगवान से मिलके आया हूँ। और आज उसका नतीजा है। शायद आपकी जिंदगी में पहले इंसान रहे होंगे जिनसे आप मिलके आपको ये लगा हो कि अब कोई दिक्कत या कोई परेशानी। हाँ एकदम, मैं कह रहा मेरी इस प्रकार से कि मैं भगवान से मिलके आया हूँ, कहीं गॉड से मेरी मुलाकात हो गई है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो मोरल सपोर्ट मुझे मिली, जिसका नतीजा मैं आगे बढ़ता चला गया। और मैं आज डंके की चोट पर कह सकता हूं, जिस प्रकार से 70 सालों से पूर्व की सरकारों ने दलितों का शोषण किया, उनको वोटों का साधन समझ के और सत्ता हथियाते रहे। आप इतिहास उठाकर देखें, कांग्रेस पार्टी का जिसने सबसे ज्यादा राज किया है, उनका सबसे बड़ा नारा होता था गरीबी हटाओ। 1984 में भी वही नारा था, आज भी वही नारा है, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। लेकिन मनोहर लाल जी को मैं राजनीतिक संत की संज्ञा इसलिए देता हूं, आज तो पूरा देश कह रहा है, मैं उसी दिन से राजनीतिक संत कहता हूं जिस दिन मुलाकात हुई थी जी। आज पूरा देश कह रहा है कि राजनीतिक संत है, स्वाभाविक राजनीतिक संत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 10 साल मुख्यमंत्री का राज किया हो, और हाल में आज केंद्रीय मंत्री के 2-2 बड़े मंत्रालय उनके पास हो, उस व्यक्ति के पास अपना रहने के लिए घर और अपनी गाड़ी भी ना हो, तो सफेद कपड़ों में संत ही हो सकता है। आज आप हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ के बता दो कि 10 साल मुख्यमंत्री और 2 साल से ज्यादा केंद्रीय मंत्री इतने बड़े पद पर रहा हो, जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो, अपना घर ना हो। ऐसा संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी हो। तो उस राजनीतिक संत से तो फिर आगे सर कैसे आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद फिर कैसे ये हुआ कि हाँ अब बीजेपी के साथ ही जुड़ के काम करना है, या फिर किस तरह की जिम्मेदारी जो है वो आपको, एक तो आपने कह दिया कि हाँ आपको डिबेट्स में जाना पड़ेगा, हाँ। उसके अलावा फिर क्या जिम्मेदारी दी आपको? कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, सिर्फ प्रवक्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने चीजों को समझा, जो मनोहर लाल जी ने पहले दिन से परिवर्तन किया। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये था कि मनोहर लाल जी ने कभी जाति विशेष की बात नहीं की। हरियाणा प्रदेश में जाति विशेष की राजनीति बहुत हावी रही है, चाहे जाट नॉन जाट की समझे, चाहे दूसरी समझे। मैं इसी पे आ रहा था सर कि जैसे ही मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले तो अलग पॉलिटिक्स चलती थी, जाति की चलती थी, लेकिन फिर जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है वो कर दी, क्योंकि मनोहर लाल जी वो नॉन जाट कम्युनिटी से थे। तो फिर अब अगर हम 2024 के इलेक्शंस को देखते हैं, 2014 के बाद 10 साल का टर्म हो गया, 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन, और उससे पहले अगर मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात करूं, हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी जीतती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ लोगों में नाराजगी है। लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन आते हैं तो वो एक तरह आप ये कह सकते हैं, बड़ी वो टर्म है कि हाँ वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो पूरी तरह से वैसा ही हुआ। वो कैसे हुआ? देखिए, बड़ी ये गंभीर सवाल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और दर्शकों को भी पता होना चाहिए किस प्रकार के
कैसा कैसा नैरेटिव हरियाणा प्रदेश में फैलाया गया, और वो क्या कारण रहे जहां जब 5 सीट कांग्रेस जीतती है, और वो क्या कारण रहे जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जी। उस समय 10 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस उस नैरेटिव फैलाने में, झूठ फैलाने में एकदम सक्सेस हो गई कि ये तो संविधान को नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ने की बात है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि दलित वर्ग ना समझ है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहकाने में कांग्रेस सफल हुई, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो संविधान का मजाक ही उड़ाते हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को नहीं मानने वाले लोग हैं। जबकि इतिहास आप उठाकर देखें माननीय मनोहर लाल जी के 10 साल के कार्यकाल का, तो माननीय मनोहर लाल जी ने आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए, और जो आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हुए, उसका सबसे बड़ा अगर बेनिफिट किसी को हुआ, आज तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है, दलित वर्ग को पता है कि उसका सबसे बड़ा फायदा दलित वर्ग को हुआ है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों नेक मुख्यमंत्री आए और पार्टी आई, अनेकों नेक मुख्यमंत्री और पार्टियों ने राज किया, लेकिन सब व्यक्ति उसी डरे पर चलते रहे। कोई व्यक्ति आता तो क्षेत्रवाद, जातिवाद एकदम हावी होता था। जो मुख्यमंत्री आता, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, ये प्रायोरिटी होती थी और सेकेंडरी होता था। कोई मुख्यमंत्री आया, अपने रिश्तेदारों को कौन सी एजेंसी देनी है, रिश्तेदारों को कौन सी कॉलोनी काटनी है, रिश्तेदारों को कौन सा प्लॉट, पेट्रोल पंप अलॉट करना है, रिश्तेदारों को कौन सी नौकरी देनी है, ये तय होता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने आने के बाद एकदम क्षेत्रवाद, जातिवाद, खत्म, भाई भतीजावाद एकदम खत्म, नहीं, धराशायी कर दिया। आज कहीं आपको जमीन पे नजर नहीं आता है। इस प्रकार का अमूलचूल जो परिवर्तन हुए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को हुआ, दलित वर्ग को हुआ है। दलित वर्ग के पास ना तो साधन थे, ना नेता था, ना उनके पास इस प्रकार का कोई सिस्टम था कि वो पैसे दे के नौकरी पा सके, या किसी नेता को साध सके, या किसी नेता से इतनी नजदीकियां बना सके। अगर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ तो दलित वर्ग को। ऐसे ऐसे बच्चे संजीव जी मैंने चिन्हित किए विधानसभा के चुनाव में, जिनके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो सब इंस्पेक्टर लगे हैं, HCS लगे हैं। एक बूढ़ी माँ मेरे को मिली, नारनौल के पास गांव है, उस गांव का नाम भूल रहा हूं मैं, उसमें तो उसने कहा कि बेटा आप कौन हो? मैंने कहा मैं माता जी ऐसे ऐसे मनोहर लाल जी का एडवाइजर हूँ। खट्टर का? मेरे को हाँ जी, मेरे घर आना पड़ेगा। मेरे को चलो माता जी चलेंगे। उसने चाय पिलाई और मेरे को अंदर लेके गई। जब हम अंदर उसके गए कमरे में, तो जो उसकी पूजा घर था, पूजा घर में मनोहर लाल की फोटो लगी थी। अच्छा जी। हाँ, मेरे देख के आंसू, बोले माता जी ये फोटो? बोले हमारा भगवान है ये। मनोहर लाल जी को भगवान की तरह पूज रही थी वो उसको। नारनौल की घटना है। मैंने कहा माता जी कैसे? बोलो हमारे 2 बच्चे थे, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया जी, बीमारी में, अकेली थी, परवरिश मैंने की मजदूरी करके, स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करती थी, प्राइवेट स्कूल में। दोनों बच्चे जैसे तैसे पढ़ाई लिखाए। कभी जीवन में नहीं सोचा था एक सब इंस्पेक्टर एक पटवारी लगा। अच्छा जी। और ये दलित समाज की दलित समाज की दोनों बच्चे। बोलो इससे बड़ा भगवान नहीं हो सकता है, ये है साक्षात भगवान। उस दिन मेरे को ऐसी अनुभूति हुई कि मैं वाकई में ही एक भगवान के दरबार में जिस प्रकार से पुजारी पूजा करता है, उस प्रकार से मैं एडवाइजर का पद निभा रहा हूँ। और मेरी छाती और चौड़ी हो गई, दिल गदगद हो गया कि सही मायने में चूल अचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी ने की है। तो सबसे बड़ा फायदा दलित वर्ग को हुआ। दलित वर्ग को अब समझ में भी आ गई। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड बहुमत आया है, दलित वर्ग एकजुट होकर मनोहर लाल जी की रीति नीति पर मोहर लगाई है, जिसका नतीजा प्रचंड बहुमत से तीसरी बार। लेकिन सर फिर सवाल ये उठता है ना कि फिर ये लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो उसमें 5 सीट क्यों आती है उस वक्त? क्या हाँ, उसमें कांग्रेस ये बहकाने में सफल हो गई, गरीब व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति था, वंचित वर्ग, हाँ, शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब था, उसको ये बहकाने में सक्सेस हो गई। 10 साल हो गए इनको तो। और ये तो कहीं ना कहीं संविधान की अपमान करने वाले लोग हैं, अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। उसके बाद जब 5 सीट आई तो हमारे जैसे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, मैं तो यही कहूंगा, जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, दलित वर्ग से आते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। मैं इस बात की अपने पर भी सवाल उठा रहे हैं, ये अपने पर लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हमने लोकसभा में कहीं ना कहीं विफल रहे। लोकसभा के बाद हमने कहा
लोगों को तो समझाया। कहीं आपके मन में ये था कि हाँ जीत ही जाएंगे, हाँ। जैसे 10 साल जीते वैसे ही मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे? बिल्कुल एकदम एकदम संतुष्ट थे हम कि मनोहर लाल जी के, मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं था अंदेशा कि कांग्रेस इस प्रकार का खेल। तो यहाँ तो जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो और भी आपको ये होगा। हाँ, और ज्यादा उत्साहित थे हम कि अब तो बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बन गया। कहीं ना कहीं लोगों में इस प्रकार की भी कोई नाराजगी हो, बैकवर्ड क्लास से कोई मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट से मुख्यमंत्री नहीं बना, तो वो भी बन एक गया। भरपाई हो गई। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब कांग्रेस अपने चाल में सक्सेस रही, तो उसमें हमें सबसे बड़ा हम अपने ऊपर सवाल उठाते हैं। हम कहीं ना कहीं समझाने में नाकामयाब रहे और हमने बीड़ा उठाया लोकसभा के बाद, विधानसभा में। आप देखिए हर आदमी के समझ में आ गई है। हमने व्यक्ति को समझाया, गांव-गांव में जाके समझाया, आम लोगों को समझाया कि अंबेडकर जी का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप इतिहास उठाकर देखें, राज्यसभा में जाने से उसको रोका, लोकसभा में जाने से रोका। जब उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पीए को उनके सामने खड़ा कर दिया था, लोगों को सच्चाई बताई। अब लोगों को समझ में आ गई है कि अगर दलित हितैषी कोई है, कोई गरीबों के हकूक की लड़ाई कोई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और माननीय मनोहर लाल जी ने तो इस प्रकार की रीति नीति हरियाणा प्रदेश में बना दी कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कभी किसी दूसरे दल का राज आएगा। क्योंकि आज सही मायने में देखो कि अब बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी, क्योंकि निर्णायक भूमिका गरीब व्यक्ति निभाता है। आज गरीब व्यक्ति खुश है। कितनी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने चलाई है। ऑनलाइन पॉलिसी देखिए आप। अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, दलित कर्मचारी अधिकारी होते थे जी, उनका कौन ट्रांसफर करता था? उनके पास पैसा नहीं था, पैसा चलता था, एकदम खुला पैसा चलता था। ट्रांसफर नौकरियों में भी पैसा और ट्रांसफर में भी पैसा, एकदम पैसा चलता, सब बंद कर दिया। ट्रांसफर पॉलिसी इस प्रकार से बनाई। आप हरियाणा प्रदेश का आकलन करके देखिए। मैं हरियाणा प्रदेश की मैं बात करता हूं अभी। आप इतिहास उठा के देखिए 1966 से अब तक का। जी। दलित वर्ग की मुख्य 3-4 मांगे थी। दलित वर्ग पिछले 40 सालों से ये संघर्ष करता आ रहा है कि अनुसूचित आयोग भी हरियाणा में बने। अनुसूचित आयोग दिल्ली में होता था जी। अगर अनुसूचित वर्ग के किसी आदमी को कोई पीड़ा होती थी, कोई तकलीफ होती थी, अगर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, तो दिल्ली में शिकायत करने पड़ती। बहुत पुरानी मांग थी अनुसूचित आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। बहुत पुरानी मांग थी सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। बहुत पुरानी मांग थी सफाई कर्मचारी आयोग बनने के बाद हमारा प्रमोशन में रिजर्वेशन हो। और बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी, बैकलॉग पूरा करने की थी। हमारा बैकलॉग लाखों की संख्या में पड़ा था। आपको ताज्जुब होगा, 10 साल के कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी ने दलित वर्ग की कोई मांग छोड़ी ही नहीं। सारी मांगे पूरी। पहली कलम से सफाई कर्मचारी आयोग, पहली कलम से अनुसूचित आयोग जो आज बखूबी काम कर रहा है, जिसके आयोग के चेयरमैन माननीय रविंद्र बलियाला जी हैं। सफाई कर्मचारी आयोग काम कर रहा है। बैकलॉग को पूरा कर दिया। प्रमोशन में रिजर्वेशन को पूरा कर दिया। प्रमोशन में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था संजीव जी, समझने की बात है। प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या था? एक अगर क्लर्क भर्ती होता है तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। आज प्रावधान किया माननीय मनोहर लाल जी ने। लेकिन इसमें कई बार ये भी सवाल उठता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो गलत है, क्योंकि एक बार मान लीजिए अगर आपको पिछड़ा समाज से आते हैं, आपको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन जब नौकरी लग गई फिर तो हालात सुधर गए, फिर क्यों प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत है? उसमें जरूरत है। रिजर्वेशन का जो सिस्टम बना हुआ है वो लोकसभा, विधानसभा, छोटी इकाई, तो रिजर्वेशन तो हर आदमी को है, तो उसको भी आवश्यकता कहीं पड़ेगी। इसका मतलब तो ये है रिजर्वेशन अगर एक बार कोई ले लेता है तो विधानसभा में खत्म कर देना चाहिए। विधानसभा में रेगुलर है, लोकसभा में रेगुलर है। जब है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन वो कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति रह जाता है। आप समझा रहे थे कि हाँ जैसे क्लर्क है वो क्लर्क पे, वो क्लर्क से ही रिटायरमेंट हो जाता था। आप इतिहास उठाकर देखें, पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने जब प्रमोशन में रिजर्वेशन स्कीम लागू की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता होते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठ के कहा कि ये जुमला है, कभी पूरा नहीं हो सकता। मनोहर लाल जी आपको समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कह रहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ब्रीफ किया, कह रहा आप अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे तो पहले नंबर का आदमी है उसको छोड़ के आप 52वें नंबर का प्रमोशन करेंगे, आप 51 आदमियों से झगड़ा मोल लेंगे और 51 आदमी आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते। ये कह के और हुड्डा साहब चले गए। मनोहर लाल जी बाहर आए। मैं उस समय एडवाइजर था मनोहर लाल जी का।
उन्होंने मीटिंग बुलाई दलित समाज की कि अभी के अभी, चीफ सेक्रेटरी बुलाया, अभी के अभी मुझे सारे डाटा कलेक्ट करके दो, मैं प्रमोशन में रिजर्वेशन इसी विधानसभा कार्यकाल में दूंगा, जो विधानसभा सत्र चल रहा था। चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट बना के दी, एज इट इज वही बात हुई। 52वां नंबर जो पहले नंबर पे था, वो 52वें नंबर पे उसका उसमें नंबर आना था प्रमोशन में। मनोहर लाल जी ने विधानसभा के सत्र चलते चलते उनको प्रमोशन देके अधिकारी बनाया और डंके की चोट पर कहा कि मैं कर सकता हूं, मैंने करके दिखाया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान ना देखा जी, उसको दरकिनार करके एक आम आदमी के, गरीब आदमी के हकों हकूक की लड़ाई लड़ी। सर आपको ऐसा रामराज कहाँ आ सकता है? दलितों के लिए तो रामराज है ये। जो व्यक्ति 52वें नंबर पर था, मुझे लगता नहीं उसका इस जीवन में नंबर आ जाता। नहीं, 52वें नंबर पे आदमी पहले नंबर पे चला गया, वो आदमी मनोहर लाल जी को भूल सकता है? तो इस प्रकार के चूल अचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी ने दलित वर्ग के लिए किए हैं। बहुत सारे काम मैं दलित वर्ग के गिनवा रहा हूँ। तो दलित वर्ग के लिए तो मैं कहता हूँ आज आधुनिक जीवन के अम्बेडकर रहे। सर आपको क्या लगता है कि जैसे 2014 की बात करें, उसके बाद भी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है वो हरियाणा में चली, 2014 के बाद ही ज्यादा चली, लेकिन 2024 के जब हम इलेक्शन देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जाट नॉन जाट पे दलित पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ गई और उस दलित पॉलिटिक्स का सारा फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिला। दलित वर्ग को वोटों का साधन समझ के लोग इस्तेमाल करते आए हैं। आप इतिहास क्योंकि इससे पहले देखिए, ये भी बीजेपी की कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले जाट नॉन जाट बस ये दो ही चीजें रहती थी। दलित यहाँ भी नहीं था, कहीं सीन में नहीं था, दलित नहीं था सीन में था लेकिन 2024 के बाद लोगों को पता लगा कि नहीं, ये वर्ग भी है। और ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हाँ, दलित वर्ग ने ही हरियाणा में 2024 में बीजेपी की सरकार बनाई। अगर सही मायने में दलित वर्ग को किसी ने जगाया है, दलित वर्ग के हकों हकूक की लड़ाई लड़ी है, उनको समानता का अधिकार दिया है, उनको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया है, उनको सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाया है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ 1966 में हरियाणा बनने के बाद उस राजनीतिक संत और आज के आधुनिक अम्बेडकर मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है, जिसका नतीजा है प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी। आज दलित अनुसूचित वर्ग जाग उठा है, उनको पता चल गया है तुम्हारे हकों हकूक की लड़ाई लड़ने वाला कोई है। 1966 के बाद आप देखिए किस प्रकार की राजनीति चलती थी, जाट नॉन जाट, दूसरा तीसरा, दलित वर्ग कहीं नहीं था। लेकिन आज दलित वर्ग को अपनी अहमियत समझ में आई है, अपनी काबिलियत समझ में आई है। दलित वर्ग को एहसास हुआ है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद आधुनिक युग के हमारे अम्बेडकर हैं तो वो माननीय मनोहर लाल जी हैं। कितने सारे मैंने उदाहरण गिनाए आपको, कितनी सारी मांगे थी, 10 साल में सारी धराशायी कर दी, खत्म। आज कोई नहीं कह सकता प्रमोशन रिजर्वेशन दो, आज कोई उस नाम की राजनीति नहीं कर सकता कि आयोग बनाओ, आज सफाई कर्मचारी आयोग बनाओ, आज प्रमोशन रिजर्वेशन दो, बैकलॉग दो। इस प्रकार की राजनीति रही नहीं। आज दलित वर्ग को समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे हकों हकूक की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति और पार्टी है। सबसे जीता जागता उदाहरण मुझे देख लीजिए, जिला गुड़गांव का सबसे छोटा सा गांव में सबसे गरीब व्यक्ति में, कहने के लिए नहीं, ऑन द रिकॉर्ड आप पता कर लीजिए, मेरे गांव में सबसे गरीब व्यक्ति को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप इतिहास उठाकर देखें, कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने एडवाइजर दलित रहे हैं, कोई रहे हैं क्या? नहीं रहे। मैं जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। एक सामान्य से परिवार के व्यक्ति को अपना हरियाणा में भी एडवाइजर लगाना और केंद्र में भी एडवाइजर लगाना, ये छोटी बात नहीं है। सबसे जीता जागता उदाहरण मैं रहा। कितने हजारों हजार युवा है जो मनोहर लाल जी को अपना आदर्श नहीं भगवान मानते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो लॉकेट में मनोहर लाल जी का फोटो डाल रहे थे, बहुत सारे में देखे, विधानसभा में मिले मुझे। मैंने पूछा, एक तो दूल्हा था जो उसमें अपने वो डालते हैं ना, वो माला, फूलों की माला, उसके बीच में फोटो लगा रखा था। हम गए वहां पर, इंटरव्यू कराया एक चैनल का हमने, उन्होंने कहा भाई रिश्ता नहीं हो रहा था, नौकरी भी मिली, रिश्ता भी हो गया, इससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है? घर भी बस गया, नौकरी भी मिल गई, रोजी रोटी भी मिल गई, साधन संपन्न हो गए हम। ऐसे ऐसे हजारों लाखों युवा है जो माननीय मनोहर लाल जी को भगवान समझते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां आपको ये लगा कि हाँ दलित वर्ग जो है वो नाराज है, आपको ये अपने ये एक कमजोरी कह लें या फिर ये भी कह लें कि हाँ जिम्मेदारी भी नजर आई कि हाँ इस अपना वर्ग जो है वो नाराज है, इसको खुश करना है या इसको अपने साथ जोड़ना है, क्या ऐसा किया सर आपने? क्योंकि पूरी इलेक्शन कैंपेन जब हम विधानसभा चुनाव की हरियाणा की देखते हैं
रैलियां देख लें कांग्रेस की, चाहे हुड्डा साहब कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी साहब कर रहे हैं, हर एक रैली में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और वो भी पूरे जोश के साथ भाषण दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें, बीजेपी ने भी रैलियां अच्छी की, सैनी साहब ने भी बढ़िया तरीके से कैंपेन जो है वो चलाया, लेकिन कहीं भी नजर ये नहीं आ रहा था कि हाँ ये जो दलित समाज है या फिर इस तरह से इतना बड़ा वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा। तो कैसे, मतलब ये इनर पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से कर रहे थे आप, कैसे? उनका काम भड़काना है, हमारा काम समझाना है, हमारा काम इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट तो मनोहर लाल जी ने कर दिया था, हमने सिर्फ समझाया, बिना शोर मचाए समझाया, लोगों को बताया, फर्क बताया। कांग्रेस में फर्क ये है, भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये है। 10 साल का कार्यकाल हमने उठा के दिखाया, उनका रिकॉर्ड उठा के दिखाया, कांग्रेस का उठा के दिखाया। उस समय की भर्तियां बताई, उस समय भर्तियां 80,000 हुई थी 10 साल में। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1.25 लाख भर्तियां हुई है, और भर्तियां किस प्रकार से, योग्यता के आधार पर, किसका एक पैसा नहीं लगा। उस समय भर्तियां हुई थी 80,000, लेकिन पैसे का खेल चलता था। ये लोगों को समझ में आ गई कि हाँ भाई, दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाला तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनोहर लाल जी हैं। आज उसको बखूबी आगे नायब सैनी जी बढ़ा रहे हैं, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने जो रीति नीति और जो सिस्टम बनाया था हरियाणा में, उसको बखूबी नायब सैनी जी बढ़ा रहे हैं आगे। जी सर, एक और भी दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह ये आपकी तरफ से किया जाता है, तो ये किस तरह से आप कर रहे हैं और आगे जो है प्रोग्राम कैसे होने वाला है? ये कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम किया, उसका आप जरूर बताएं, क्योंकि वो भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम की जो है वो बड़ी अहम भूमिका रही। ये आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि हाँ कैसे भूमिका रही और इस प्रोग्राम को आगे आप कैसे ले जा रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने झूठ के इस एजेंडे में पास हो गई और झूठ के सहारे 5 सीट हथिया गई, तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं हम विफल हैं लोगों को बताने में। तो हमने एक सिस्टम शुरू किया कि लोगों को समझाया जाए। माननीय मनोहर लाल जी से हमने रिक्वेस्ट की, हम 4-5 दलित नेता थे, हम इकट्ठे होकर गए। मैं, आज के कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्णलाल पंवार जी, उस समय के कैबिनेट मंत्री होते थे बनवारी लाल जी, 2-3 और दलित नेता हम थे, 6-7 लोग इकट्ठा होकर गए। हमने कहा माननीय मनोहर लाल जी आप समय दो, हम एक दलित सम्मेलन करेंगे। मनोहर लाल जी ने कहा भी कर लो, और हम समझाएंगे लोगों को। हमारा वो एजेंडा नहीं है कांग्रेस वाला कि नारेबाजी करे, हाहुल्लड़ करे, इस प्रकार की रैली हमारी होती भी नहीं है। आपने अपने उसमें भी अब वक्त में कहा, तो हमने लोगों को इकट्ठा किया। लोकसभा के बाद हमने लोगों को इकट्ठा किया और समझाया। माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रकार से लोगों को समझाया जैसे पाठशाला में एक टीचर लोगों को समझाता है, जैसे पाठशाला टाइप। माननीय मनोहर लाल जी ने एक एक चीज दलितों के सामने रखी और दलितों को समझ में आ गई, अनुसूचित वर्ग के समझ में आ गई कि हमारा ऐसे तो ये है, और सही मायने में था। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले बहकाने में उसको सक्सेस हो गए थे, लेकिन मनोहर लाल जी के बताने के बाद, समझाने के बाद पूरा दलित वर्ग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। उस बात को हम रेगुलर चला रहे हैं, वहां नहीं रुके। उसको विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हमने एक यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी में भी किया है, नीलोखेड़ी में भी एक कार्यक्रम किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस फिर से एजेंडा चलाए हुए संविधान बचाओ रैली कर रही है। अरे भाई, कौन सा संविधान बचाओ? अंबेडकर जी की जितनी प्रताड़ना हुई, अंबेडकर जी को जितना आपने पीड़ित और प्रताड़ित किया कांग्रेस ने, कोई भी नहीं कर सकता है। राज्यसभा से जाने से रोका, विधानसभा में जाने से रोका, लोकसभा में जाने से रोका, संविधान कमेटी बनी, उसको भी उस प्रकार से बने नहीं रहने दिया। ये तो भला हो हमारे जो राज्यसभा में, उनको भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो राज्यसभा में चले गए। सारे दलितों का एहसास है। आप दलित हित की बात करिए, ये बात करते हैं संविधान बचाओ रैली की। 26 अलीपुर रोड जो अंबेडकर जी का अभी मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया है, उसको मालिकाना हक भी हमारा नहीं था। जहां अंबेडकर साहब रहते थे जी, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। 70 साल कांग्रेस राज कर गई, उसको मालिकाना हक भी अंबेडकर जी को नहीं था, समाज को नहीं था। आज एक भव्य स्मारक 26 अलीपुर रोड को बनाया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ है। कितनी मैंने आपकी मांगे बताई दलितों की, जो सारी पूरी की है। तो दलितों के हक और हकूक की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, शोषितों के हक और हकूक की लड़ाई किसी ने लड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, माननीय मनोहर लाल जी ने लड़ी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी। तो लोगों की अब समझ में आ गई है।
जी। आगे कैसे ये दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह जो है आगे भी होने जा रहा है, और इसको आप कैसे आगे इसमें और क्या करने जा रहे हैं? देखो, जिस प्रकार से कांग्रेस फिर से एजेंडा चला रही है, अभी संविधान बचाओ रैली क्या ढोंग रचा के गांव-गांव में प्रदेश स्तरीय एक सम्मेलन कर रही है। तो उसमें हम भी लोगों को बता रहे हैं, समय-समय पर लोगों को इकट्ठा करके समझा रहे हैं और लोगों का रुझान हमारी तरफ है। प्रचंड बहुमत अब की बार भी आया, मैं फिर भी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आने वाले भविष्य में कोई चुनाव, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, वो जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग खुश हैं इनकी कार्यशैली से। आज देखिए नायब सैनी जी किस प्रकार से कितनी बखूबी काम कर रहे हैं। जो माननीय मनोहर लाल जी रीति नीति हरियाणा प्रदेश में बना के गए थे, उसके नक्शे कदम पर चलकर एक इस प्रकार का नौजवान मुख्यमंत्री, आज विपक्ष को वो भी सहन नहीं हो रहा है कि बैकवर्ड क्लास का एक नौजवान युवा किस प्रकार से मुख्यमंत्री बन गया, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। वैसे हरियाणा में ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये अगर आप 10 साल पहले की भी बात कर लें तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि हरियाणा जैसी स्टेट में एक दलित समाज का या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कभी नहीं सोचा था किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है। सर, क्या कारण है आज की तारीख में अगर बात करें तो आज आपकी तुलना जो है वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण से जो है हरियाणा में की जा रही है? क्या वजह है, क्या मामला क्या है ये? इस प्रकार से कंपैरिजन की तो कोई बात नहीं है, और जिसका नाम ही रावण हो गया, हम तो राम को मानने वाले लोग हैं और उसके तो नाम के पीछे रावण लगा है। मैं तो एक गरीब परिवार का एक गरीब सा सामाजिक और पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। ऐसे राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी के सानिध्य में मैंने काम किया है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो लोग झूठी लोकप्रियता पाके और आगे बढ़े हैं। मैं तो सिर्फ इतना विश्वास दिला सकता हूँ अपने प्रदेशवासियों को, जब तक मेरी जान में जान है, मेरी कलम में जो ताकत है, मेरी कलम में जो ताकत माननीय मनोहर लाल जी और सरकार ने दी है, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ उसका इस्तेमाल कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा। उस ताकत का इस्तेमाल अपने दलित समाज के लिए करूँगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, लेकिन ये सर शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे ये आ रहा है कि हाँ, आपको जो है वो चंद्रशेखर रावण से जोड़कर देखा जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? एक पीछे दौर चला था, एक भीम आर्मी की स्थापना उन्होंने की चंद्रशेखर रावण जी ने, और एक दलित मूवमेंट चलाई, सोशल मूवमेंट। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता कौन लोग जुड़े कौन नहीं जुड़े, सबका अपना अपना अधिकार है राजनीति करने का, जी। सोशल मूवमेंट चलाने का। लेकिन मैं तो अपनी बता सकता हूँ, मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी करनी कथनी में अंतर नहीं है, मेरी भी अंतर नहीं है। जी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम तो काम के बूते आगे बढ़ने वाले लोग हैं। सही मायने में दलित वर्ग के हक और हकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक, जब तक मेरी सांसों में सांस है, समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, उसके न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। जब मैं हरियाणा में एडवाइजर था तो आप रिकॉर्ड उठा के देखें, सेक्रेटेरिएट में 250 से 300 लोग रोज मेरे पास समस्याएं लेकर आते थे। उनका निदान तुरंत मौके पर करता था। हम तो काम को तवज्जो देने वाले लोग हैं, नाम को नहीं। नाम का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। हम तो एक ऐसे राजनीतिक संत के सानिध्य में काम कर रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में भी जो मेरे को ताकत मिली है उसको समाज के हक और हकूक के लिए इस्तेमाल करूंगा। जी। सर, आप चाहे आप अपने लेवल पे बात करें या फिर पार्टी बीजेपी की लेवल की बात करें, क्या बीजेपी जो है या फिर मैं ये कहूं कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमाई या फिर सबसे अच्छी बात हरियाणा में ये रही कि उसने दलित समाज को अपने साथ जोड़ लिया, और वो ऐसा जोड़ा जो आप कह रहे हैं 2024 में तो हमने देखा ही देखा। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है, और ये बीजेपी भी क्या ये मानती है कि अब ये वोट बैंक जो है ये हमारा पक्का वोट बैंक हो गया, खास तौर पर हरियाणा में? देखो, जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक संत, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में आपका कोई ऐसा पक्का वोट बैंक नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणी भी एक। इसको चरितार्थ करके दिखाया। आज जात धर्म की बात नहीं होती है, पार्टीबाजी की बात नहीं होती है। आज कोई कह नहीं सकता है बैकवर्ड क्लास का या शेड्यूल कास्ट का बच्चा मुख्यमंत्री बन सकता है। चरितार्थ करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, उस नीति पर काम इन्होंने किया है। माइक्रो मैनेजमेंट से काम किया है। आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति को
दूसरी पार्टियां वोटों का साधन तो समझती थी, लेकिन उसके बाद एकदम सिरे से नकार देती थी। चुनाव के समय याद किया जाता था। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को राजनीतिक फायदा भी दिया है। जीता जागता उदाहरण नायब सैनी जी आपके सामने है। बैकवर्ड क्लास का एक नौजवान युवा आज प्रदेश का बखूबी नेतृत्व कर रहा है और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग खुश हैं। आज एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे विपक्ष के विधायक भी खुश हैं। बहुत सारी घटना आपने देखी होगी। जी। कांग्रेस के विधायकों ने खुले मन से इनकी तारीफ की है कि ऐसे हंसमुख व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति इनके द्वार पर कोई गया तो खाली नहीं आया। अगर कोई कांग्रेस का विधायक भी कोई मांग लेके गया है, उन्होंने मना नहीं किया है। 24 घंटा में से 16 घंटा काम करने वाला माननीय मनोहर लाल जी की रीति नीति पर चलने वाला। मनोहर लाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे तो रात को 1 बजे तक काम करते थे। जी। कोई सोच सर, भी नहीं सकता था कि इसी से- नौजवान युवा उसकी नक्शे कदम पर चल पाएगा। जी। 24 घंटे में से 16 घंटे तत्पर रहता है। किस प्रकार से लोगों से मिलकर काम कर रहा है। आज पूरा प्रदेश वाहवाही कर रहा है। आज पूरा प्रदेश की जनता खुश है। आप आने वाले समय में देखना, मैंने कहा लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो हमारे पक्ष में इसलिए है कि हमने काम किए हैं। जी। माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, अभी नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, आम लोग खुश हैं। सर, आपकी बात से ही सवाल निकला। वैसे मैं पूछना भी चाह रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब, दोनों को, मनोहर लाल जी के साथ तो आप काम कर भी रहे हैं, पहले भी किया है, नायब सैनी जी को भी आप काम करते हुए देख रहे हैं। अगर दोनों की बात की जाए, किस तरह का इनके काम करने का तरीका, और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या फेमिलियरिटीज हैं दोनों में, या फिर अलग क्या है? देखिए, नेता वह जो दिशा देता है, जो दशा बताता है। माननीय मनोहर लाल जी परिवार में बड़ा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी में बड़े होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते, जिस प्रकार की दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश को दिखाई है, उसको बखूबी नायब सैनी जी निभा रहे हैं। उनके नक्शे कदम पर चलकर कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और प्रदेश की जनता इस बात पर मोहर लगा रही है, विपक्ष के लोग इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि माननीय मनोहर लाल जी जो रीति नीति बनाकर गए थे, बखूबी नायब सैनी जी उसको निभा रहे हैं। लोगों को लगा कि इसको अनुभव नहीं है, लेकिन नायब सैनी जी की ट्रेनिंग वहां हुई जहां दिशा और दशा मनोहर लाल जी ने दी हो। नायब सैनी जी एक इंटरव्यू में माननीय मनोहर लाल जी बताते हैं 1996 में मेरे से जुड़े थे, कंप्यूटर की नौकरी करते थे। तो 1996 से आज तक का कितना लंबा अनुभव नायब सैनी जी का उनके साथ काम करने का रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोर कसर रहेगी, और है भी नहीं। पूरे प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश की जनता बता रही है, विपक्ष के लोग बता रहे हैं, विपक्ष के विधायक बता रहे हैं कितना बखूबी नायब सैनी जी काम कर रहे हैं। तो जो माननीय मनोहर लाल जी ने रास्ता दिखाया था, उस पर बखूबी नायब सैनी जी चलकर काम कर रहे हैं। सर, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि जिस हिसाब से हरियाणा में बीजेपी ने दलित समाज को जोड़ा, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब महात्मा गांधी का दौर था तो दलित समाज को ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के साथ जो है वो दलित समाज को जोड़ा, उन्होंने हरिजन कहकर इनको संबोधित किया, और उसके बाद दलित समाज को ये लगा कि हाँ, कांग्रेस हमारी पार्टी है। लेकिन आज के दौर की, जैसे हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में पहले तो कांग्रेस के साथ ही दलित समाज था, लेकिन आज की तारीख में वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। बाकी स्टेट्स की और ओवरऑल अगर हम बात देश की करें, आप मुझे बता पाएं तो देश में आपको क्या माहौल आज की तारीख में लगता है? अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाते हो और वहाँ दलितों के साथ आपकी बैठक हो या मिलते हो, तो वहाँ पे क्या लोग जो हैं वो सोचते हैं? दलित समाज जो है वो बीजेपी के बारे में ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या सोचता है? देखो, सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अगर मैं बताऊं तो दलित समाज हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दलित समाज के हकों हकूक की लड़ाई लड़ी गई है। दलित समाज पीड़ित था, वंचित था, प्रताड़ित था। आप पॉलिटिकल उठा के देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में दलितों को वोटों का साधन समझकर उसको सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित रखा और उनको वोटों का साधन ही समझते रहे। और जब से राजनीतिक परिदृश्य की हम 70 साल पहले की बात करें, 70 साल सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। उनका शुरू में भी वही नारा था, गरीबी हटाओ, और आज भी है, गरीबी हटी नहीं, कब तक गरीबी नहीं हटेगी। माननीय मोदी जी ने उस नारे को चरितार्थ किया है। आज दलित वर्ग आगे आया है, चाहे पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करें, चाहे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, चाहे सामाजिक परिदृश्य की बात करें। हरियाणा प्रदेश में मेरे से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे
एडवाइजर बनाया। जी मैं कहने के लिए तो मीडिया एडवाइजर था, मेरा काम तो मीडिया से समन्वय करवाना था ना, जी लेकिन एक्स्ट्रा पावर दी। दलित समाज का बच्चा दलित समाज के हकों और हकूक की लड़ाई लड़े, दलित समाज का काम करे। मैं पहला व्यक्ति सेक्रेटरीट में ऐसा था जहाँ 250 लोग रोज मिलने आते थे, उनकी समस्याओं का निदान करता था। जी ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए आगे नहीं बढ़ाती है, दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ाती है, जी। काम काम भी के लिए आगे काम बढ़ाती के है। लिए आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो कहने के लिए तो मैं मीडिया एडवाइजर हूँ, मेरा दायरा तो मीडिया से होना चाहिए, मैं मीडिया समन्वय की बात करूँ, खत्म। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनोहर लाल जी ने एक्स्ट्रा काम दिया कि अपने दलित वर्ग का काम भी करो। जी। ये कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में अंतर है, उसी का नतीजा है आज दलित वर्ग, समूचा दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, हरियाणा के साथ लगता है पंजाब, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा 35% के करीब दलित समाज रहता है। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी अभी उस तरह से नहीं दिखाई देती है। लेकिन 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि बीजेपी जो बाकी हरियाणा की बात करें या फिर ओवरऑल हम बात करें, एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो कर रही है दलित समाज को खास तौर पर कि हाँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या पंजाब के जो दलित हैं या पंजाब का जो दलित समाज है, क्या बीजेपी उसके लिए भी कुछ काम करेगी, या किस तरह से पंजाब के दलित समाज को जोड़ने का काम करने जा रही है? देखिए, हरियाणा और पंजाब में ज्यादा अंतर नहीं है, कल्चर में भी ज्यादा अंतर नहीं है, सीमाएं मिलती जुलती है, बोली भाषा भी मिलती जुलती है। आप आज की डेट और आज की बात नोट कर लो, आने वाले भविष्य में 2027 में चुनाव है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसका नतीजा आपको तो चुनाव आने के बाद में मिलेगा, जी लेकिन मैं पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं, पॉलिटिकल भविष्यवाणी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, जिसका कारण ये रहेगा कि वहां दलित वर्ग बहुत जमाने से, कई दशकों से पीड़ित और प्रताड़ित रहा है, उनका कहीं गिनती ही नहीं हुई। हरियाणा की तर्ज पे जो हरियाणा में हालात थे, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो कोई चैनल और कोई न्यूज़पेपर ये कह नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एज इट इज पंजाब में होने वाला है। तो पंजाब में प्रचंड बहुमत से 2027 में बीजेपी जो है वो दलित समाज के बल पर पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। 100% दलित वर्ग खुश है। वहां आप सर्वे कीजिए, अभी 2027 के बहुत दिन है, आपको सर्वे में पता चल जाएगा दलित वर्ग किधर है। एकदम दलित वर्ग ने मन बना लिया है, अब की बार सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको धराशायी करके, कांग्रेस का तो नाम निशान वहां ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को एकदम दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोग आतुर हैं। मैं आपको और एक अंदर की बात बताता हूं, सैकड़ों नेता दूसरी पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं कि कब हमारी ज्वाइनिंग हो, लेकिन वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बैन लगाया हुआ है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा ना हो तब तक नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। आप देखना जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होती है, किस प्रकार की बाढ़ नेताओं के ज्वाइनिंग की पंजाब से लगेगी, आपके सामने आ जाएगा। तो ये किस पार्टी के लोग हैं? सभी दलों के लोग हैं, सभी दलों के, सभी दलों के लोग हैं। आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही। बिल्कुल। आज प्रदेश और देश की जनता को और नेताओं को समझ में आ चुका है कि राष्ट्र सर्वोपरि वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो सही मायने में कहने के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, भी राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि। गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली, पीड़ित व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली, शोषित व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पूरे प्रदेश नहीं, देश के लोगों को समझ में आ गई है, और प्रचंड बहुमत से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। सर, आखिर में दलित समाज के लिए अगर आप कोई मैसेज, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि ओवरऑल अगर हम बात करें, उनके लिए आपकी तरफ से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? चाहे आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के रिगार्डिंग या फिर ओवरऑल देश के रिगार्डिंग हम बात करें, तो दलित समाज को आपका क्या मैसेज होगा? देखो, दलित समाज बखूबी जानता है, पढ़ा लिखा समाज है, अब एकदम समझदार दलित समाज हो चुका है और जाग उठा है। मैं तो कहूँगा जाग उठा है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में तो एकदम दलित समाज जाग उठा है। दलित समाज जागने के बाद मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की संदेश की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी पार्टी जो आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाएं देना चाहती है,
राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ाना चाहती है, सामाजिक परिदृश्य में आगे बढ़ाना चाहती है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। आज पूरा गरीब व्यक्ति, दलित वर्ग का व्यक्ति समझ चुका है, जाग उठा है, उसको पता चल गया है कि आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ना कौन चाहता है और आपको पॉलिटिकल इस्तेमाल कौन करना जानता है। तो पूरा दलित वर्ग आज प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अच्छी बातचीत आपने की और इतने खुले तौर पर, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो नेता होते हैं या फिर जो गेस्ट होते हैं वो बोल नहीं पाते, लेकिन आपने अपनी बात जो है वो बिल्कुल खुले तौर पर रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।